हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सिलेक्शन 100% पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी जीके पार्ट 2 की बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी जीके के और अदर फैक्ट्स और तथ्यों को हम लोग जानेंगे, सामान्य जानकारी लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारी यूपी जीके की एक सीरीज चल रही है जिसका आज पार्ट 2 है। पहला पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को। आज हम लोग जानेंगे सबसे पहली बात कि हमारे प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है। योगी आदित्यनाथ जी हैं। प्रेजेंट में हमारी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। मैंने बताया था कल कि प्रथम मुख्यमंत्री हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी थे और प्रथम जो गवर्नर थी वो सरोजनी नायडू थी। वो एकमात्र महिला गवर्नर थी जब तक आनंदीबेन पटेल नहीं बन गई। तो अभी आनंदीबेन पटेल हैं, ये हमारी प्रेजेंट गवर्नर हैं। राजकीय चिन्ह जो है उत्तर प्रदेश का वो एक वृत्त यानी सर्कल में 2 मछली और एक धनुष बाण का जो चिन्ह है, ये हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। 1938 में इसे स्वीकृत किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। राजकीय वृक्ष यानी कि पेड़ जो है नेशनल ट्री, नेशनल जैसे कि मैं बताऊं, नेशनल होता है राष्ट्रीय के लिए, जो हमारे पूरे देश का हो जाता है। तो राष्ट्रीय जो होता है वो नेशनल होता है। ये जो राजकीय होता है ये स्टेट लेवल पर, मतलब प्रोविंशियल होता है ये एक तरह से। तो राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक वृक्ष है हमारे उत्तर प्रदेश का। राजकीय पुष्प यानी फूल जो है वो पलाश का फूल है, टेसू। राजकीय भाषा जो है उत्तर प्रदेश की वो हिंदी है, 1947 में बनाई गई थी इसको। और उर्दू दूसरी राजकीय भाषा है जो 1989 यानी कि 89 में इसको क्या किया गया था, इसको स्वीकृत किया गया था, मतलब कि अपनाया गया था उर्दू को। राजकीय पशु जो है वो 12 सिंघा है, ये हमें हमेशा याद रखना है। राजकीय पक्षी हमारे उत्तर प्रदेश का सारस या क्रॉच है। राजकीय खेल हमारे उत्तर प्रदेश का हॉकी है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो लेजिस्लेटिव होती है, जो कानून बनाने की संस्था होती है, बॉडी होती है, उनमें क्या कहते हैं। देखो उनमें विधानसभा है, विधानसभा और विधान परिषद, ये स्टेट लेवल पर जो होता है हमारा कानून बनाने की बॉडी होती है विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की कुल सीट है वो 404 है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है। 404 में से 403 जो है वो इलेक्ट होकर आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और जो एक मेंबर होता है वो नॉमिनेट होकर आता है, मनोनीत हुआ जाता है, किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। तो 404 कुल संख्या है हमारे विधानसभा सीट में। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के कितने रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं? तो लोकसभा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट जाते हैं जो कि 80 हैं। 80 लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीट कितनी? 80 है। राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीट है वो 31 है। ये जरूर याद रखना, कभी ना कभी एग्जाम में हाईलाइट कर जाता है। विधान परिषद जो है उत्तर प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनमें जो सीट्स की संख्या है वो 100 है। हालांकि विधान परिषद की सीट की संख्या ऐसे कोई फिक्स नहीं रहती है, ये जनरली 1/3 भाग होती है किसका? विधानसभा की सीट का। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सीट को 100 रखा गया, जिसमें से 90 इलेक्टेड होते हैं, मतलब अंदर ही अंदर इलेक्ट हो जाते हैं, और 10 जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। जैसे सेंट्रल लेवल पर लोकसभा में भी नॉमिनेट किया जाता है मेंबर, राज्यसभा में भी किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वैसे स्टेट लेवल पे भी क्या किया था? मनोनीत किया जाता है गवर्नर के द्वारा। चलिए अब हम देखेंगे कि पहला राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कब लगा था। 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969, यहाँ पे 1968 ही लिखा है, यहाँ ध्यान रखना, एक साल के लिए लगा था, 1969 तक लगा था। तो ये प्रथम राष्ट्रपति शासन का यानी प्रेसिडेंट रूल का क्या मतलब होता है कि अगर कोई स्टेट संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रहा है, यानी कि कहीं पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, संविधान के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जो भी तत्कालीन चीफ मिनिस्टर या गवर्नर होते हैं उनके रूल को थोड़ा हटा दिया जाता है और कुछ समय के लिए वहाँ पे प्रेसिडेंट का डायरेक्ट रूल लगा दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन। तो उत्तर प्रदेश में कब लगा था? ये पहली बार, ये हमेशा याद रखना कभी भी एग्जाम में। और कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 10 बार उत्तर प्रदेश में लग चुका है। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहा है? मायावती जी सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रही हैं। चौधरी चरण सिंह जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये दोनों नाम आप नोट करिएगा। चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह,
विश्वनाथ प्रताप सिंह को शॉर्ट में वीपी सिंह, ये उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें प्रधानमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अवस्थिति की, यानी लोकेशन की। अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उत्तर प्रदेश की क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है, हम जानेंगे। तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तर लैटिट्यूड यानी अक्षांश पे इसकी अवस्थिति है, पोजीशन है। और 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट और 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर पर इसकी स्थिति ये है। हालांकि जल्दी सब एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन किसी एग्जाम में आ गया तो याद रखना है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इतना जो देशांतर है इसको ये मिर्जापुर है और इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या होता है। देखिए, जो समय होता है, जो टाइम होता है, वो दो तरह से होता है। एक लोकल टाइम होता है और एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। अब ये लोकल टाइम क्या होता है कि ये जगह जगह वेरी करता है, मतलब एक जगह अलग होगा टाइम, एक जगह अलग होगा अवस्थिति, यानी कि लोकेशन के अकॉर्डिंग लोकल टाइम हमेशा वेरी करता है। तो इस लोकल टाइम में आने वाले डिफरेंस के कारण बहुत समस्या होती है, इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम लाया गया। देखिए ध्यान से समझिएगा, स्टैंडर्ड टाइम इंपॉर्टेंट है हमारा। स्टैंडर्ड टाइम लाया गया कि ये जो भी स्टैंडर्ड टाइम होगा वो पूरी कंट्री के द्वारा फॉलो किया जाएगा। तो स्टैंडर्ड टाइम के लिए एक सेंट्रल मेरिडियन होता है और सेंट्रल मेरिडियन के मिड से जो इमेजिनरी लाइन पास करती है, उसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि जो इमेजिनरी लाइन है पूरे कंट्री की मिड की जो पास होती है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से पास होती है, जो कि है मिर्जापुर अमरावती चौराहा, और ये हमारे यूपी में है। तो यूपी में ही है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। कौन सा है? मिर्जापुर है। और इसका वो लोकेशन क्या है, देशांतर क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्व। तो और ये इसको यहाँ पर जो इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होगा इसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे जो टाइम होगा वो पूरी कंट्री में फॉलो किया जाएगा। तो बड़े अच्छी बात है, गौरव की बात है कि यूपी में है ये जगह, ये हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है। और IST यही टाइम को स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। तो उस स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा कहाँ से लिया जाता है? तो यूपी के मिर्जापुर से, जिसका देशांतर पर अवस्थिति है 82.5 डिग्री पूर्व। तो ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा और फैक्ट्स पर। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यानी कि एरिया को देखें तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला भदोही है, मतलब इसका एरिया बहुत कम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद यानी प्रयागराज की है, और न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या महोबा की है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि कितनी डिस्टेंस पर कितने लोग रहते हैं। जैसे कि अगर 1 मीटर की डिस्टेंस लिया जाए तो 1 मीटर तो बहुत कम हो गया, कुछ 1 किलोमीटर ले लेते हैं। 1 किलोमीटर पे अगर ज़्यादा लोग रहते हैं तो मतलब वो पास हो गए, तो इसका मतलब डेंसिटी बढ़ गई। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कितनी दूरी पर कितने लोग रह रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक है, और अगर कम लोग रह रहे हैं तो कम है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो गाजियाबाद में, यानी कि यहाँ लोग बहुत पास रहते हैं, कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? ललितपुर का है। कभी भी एग्जाम में ये चीज हाईलाइट कर सकता। और ये सारी चीजें जो हैं वो याद रखना, हमें 2011 में जो जनगणना हुई थी उसी के अकॉर्डिंग ये आंकड़े, ये डेटा हमको प्राप्त हुआ है। अगर आगे जनगणना होगी जब, तो हमारे ये डेटा बदल भी सकते हैं। तो अभी नहीं हुई है और अभी डेटा इसके नहीं आए आगे वाली जनगणना के, तो तब तक यही डेटा सही होंगे। अगर एग्जाम में तब तक मिलते हैं तो इन्हीं को लगाइए। चलो अब हम देखेंगे लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस जिले का है? तो गौतम बुद्ध नगर का। सबसे कम साक्षरता यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग यहाँ पर कहाँ पर है? श्रावस्ती में। साक्षरता दर बताता है कि कहाँ पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कहाँ पर कम है। अब हम पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट, हाँ लिटरेसी रेट देखिए
ये यहाँ पे लिटरेसी रेट लिखा है टोटल, ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट को भी हटाइए। टोटल लिटरेसी रेट है 67.7%, यानी 67.7% लोग पढ़े लिखे हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें से मेल का परसेंट है 70.3% और फीमेल का परसेंट है 57.2%, ठीक है। और यहाँ पर ये टोटल पॉपुलेशन का आंकड़ा है। टोटल पॉपुलेशन के आंकड़े में मेल कितना प्रतिशत है? 52.29%। पुरुष हैं, फीमेल कितनी है? 47.71%। और स्त्री और पुरुष यानी फीमेल और मेल का रेशियो कितना है? 912:1000। ये कभी ये भी हाईलाइट कर सकता है, इसलिए यहाँ पर नोट कर दिया है। और ये लिटरेसी रेट का परसेंटेज है। अब हम आएंगे जानेंगे वनावरण और वृक्षावरण, मतलब जो हमारे उत्तर प्रदेश में पेड़ों का एरिया रहता है, वनों का, फॉरेस्ट का एरिया रहता है, फॉरेस्ट कवर कितना है, कितना परसेंट यूपी में है हमारे, तो वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर अगर कहा जाता है जगह 1 हेक्टेयर से अधिक हो जाए और पेड़ों की संख्या ज़्यादा हो जाए उस जगह पे, तो उसको वन टाइप में घोषित कर दिया जाता है, वनावरण में ले लिया जाता है, वो फॉरेस्ट एक तरह से हो जाएगा। तो फॉरेस्ट कवर हमारे यूपी में 6.09% है। और वृक्षावरण यानी पेड़ों का जो परसेंटेज है, कितने ज़्यादा पेड़ हैं, तो पेड़ों वृक्षावरण का परसेंटेज है 3.09, 3.0, यानी टोटल वनावरण और वृक्षावरण परसेंटेज जो है वो कुल कितना है? 9.18%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, हमेशा ही एग्जाम में आता है कि अपना पूरा फॉरेस्ट ट्रीज का एरिया, एक तरह से जंगल का एरिया, हरा भरा एरिया का जो कवरेज है वो कितना परसेंट है? 9.18। सबसे अधिक परसेंटेज किस जिले में है? किसका? इन्हीं वन का, वृक्ष का सबसे अधिक परसेंटेज सोनभद्र में, मतलब यहाँ ज़्यादा पेड़ और फॉरेस्ट हैं। सबसे कम कहाँ पर है? भदोई में। ये सबसे अधिक हो गया, सबसे कम हो गया, ये भी कभी आंकड़े आपके सामने आ सकते हैं। तो ये था कुछ फैक्ट्स आज के वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव विहार होते हैं, जो पक्षी विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा पक्षी बर्ड सेंचुरी कौन सी है, सबसे छोटी कौन है, ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए अगले वीडियो तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।